हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको हमारे अतीत के बारे में पढ़ा रहे हैं। पर्पज़ क्या है? सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्योंकि सभी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो एनसीईआरटी से बनते हैं। उसके बारे में बार बार मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, तो दैट विल बी नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, आइए टाइम बर्बाद न करें। अध्याय 7 क्या कहता है? अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। क्यों कहा गया? पहले देखिए, लिख दिया कि अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। और राजा लोग क्या करते हैं? युद्ध करते रहते हैं, जीतते रहते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इसने युद्ध का ही त्याग कर दिया। क्यों किया? इसीलिए इसको अनोखा सम्राट कहा गया। रोशन के रुपए। जन्मदिन के पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिली। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, कॉम्पैक्ट डिस्क। लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी ओर गांधी जी का, दाहिनी ओर देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड है, सभी नोटों में दाहिने ओर तरफ, दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना था। और बाईं तरफ, मतलब बाईं ओर, छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहां शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर रखकर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उनको पत्थरों को काटकर बनाया गया और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अब अशोक की बात शुरू करता है। अशोक के निर्देश पर इसके कई स्तंभों तथा पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब मूल पॉइंट पर आते हैं फिर से। कहता, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र के नाम की किताब में मिलते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह है कि देखिए, इसके पहले कौन था, वहां पर एक क्रोनोलॉजी मैंने बनाया हुआ है। नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। और जिसने इस स्थापना करवाने में मदद किया था, उनका नाम था चंद्रगुप्त, इनका नाम विष्णुदत्त और कौटिल्य भी है, ठीक है। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र किताब लिखी, इसके बारे में 2 पॉइंट मैं डिस्कस कर जाता हूं। अर्थशास्त्र का मतलब नहीं है कि इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र आधार जब हम बातें करते हैं, तो अर्थशास्त्र का तात्पर्य हमारे लिए क्या होता है कि हम इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं। लेकिन इस चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुदत्त ने जो किताब लिखी हुई है, उस किताब में तत्कालीन मौर्य साम्राज्य व्यवस्था, मतलब सभी चीजों को की स्टडी की गई है। इसलिए कंपटीशन में जब कभी भी आपसे पूछे तो इसको मत लिख दीजिएगा कि ये इकोनॉमिक्स की किताब है। अब देखिए, उसी की बात कर रहा है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक, ये तो क्रोनोलॉजी है। अब देखिए, शेरों वाले स्तंभ की बात हो जो कर रहे हैं, वो आपके सामने है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे।
अब वो कह रहे हैं मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। अभी देखिए अशोक का जो साम्राज्य है वो देखिए ब्लैक पॉइंट्स, ये जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ये सब इस साम्राज्य के बहुत महत्वपूर्ण नगर थे। ऐसा नहीं कि ये सब नगर उनके पास नहीं थे, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ अ मॉडर्न डायनेस्टी। कहते हैं इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण नगर थे जिनको कि इसे दिखाया हुआ है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम, नो डाउट कि देखिए उत्तर पश्चिम है, और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। इंपॉर्टेंट क्यों था कि यहाँ से अगर आपको मध्य एशिया जाना है तो आप मगध से जाकर के जब चलेंगे तो सीधे के लिए रास्ता यहाँ से आप कहाँ चले जाएंगे, उत्तर पश्चिम। मध्य एशिया के लिए मार्ग था तथा मध्य एशिया के लिए भी मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत के लिए, उज्जैन देखिए उत्तरी भारत से दक्षिण भारत के लिए जाने का मार्ग था। फिर कहते हैं कि तक्षशिला का तो हो गया, मध्य एशिया का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन ये भी हो गया। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। जैसे ये माना शायद कहा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनाया गया कि इसे सेंट्रल पॉइंट बनाया गया था, क्योंकि कोई नॉर्थ ईस्ट से कोई उत्तर पश्चिम से जोड़ता था, कोई मध्य को बाहर से जोड़ रहा था, मगध तो स्वयं वहां पर था ही था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि संभवतः इनको इसलिए इंपॉर्टेंट और इनका डेवलपमेंट किया गया था क्योंकि शायद इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े इलाकों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सों में जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत किससे भरा हुआ था? जंगलों से। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। अब ये एक चीज पॉइंट है, देखिए कहता है जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। कहता उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? अब वो कहते हैं जहां पर शिलालेख मिले हैं, अब देखिए उनका पूरा जगह बनाया गया है। कंधार, मंसेरा, शाहबाज गढ़ी, टोपड़ा, कलसी, ये तमाम जो क्षेत्र है, अब सिर्फ अशोक के साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था, और ये कहता है कि यहां पर इसके शिलालेख मिले हैं। अब वही आगे लाइन चलते हैं। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। आज भी साम्राज्य क्या है, दक्षिण भारत में कोई तमिल बोलेगा, कोई कोई कर्नाटक में कन्नड़ बोलेगा, यहाँ पे हिंदी बोलेगा। तो ऐसे चूंकि इतना विशाल साम्राज्य था तो निश्चित रूप से छोटा साम्राज्य नहीं था कि कई तरह की भाषा बोलने वाले लोग थे। तो वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। आज भी हमारे यहाँ है, पहाड़ों पर चले जाइए तो अलग तरह का खाना खाएंगे, दक्षिण भारत में चले जाइए अलग तरह का खाना खाएंगे, पूर्वोत्तर में चले जाइए अलग अलग तरह का खाना खाएंगे। मतलब कि जो अनेकता में एकता आज भी हमको मिलती है, वो एकता में अनेकता उस समय भी थी। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न? अब वो कहता है कि हम किसी चीज को राज्य कह रहे हैं, किसी को साम्राज्य कह रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है, क्या क्या अंतर है? कहता है चूंकि साम्राज्य बड़े राज्यों से बड़े होते, साम्राज्य क्या थे? राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। अब क्या है, वो राजा नहीं है, वो क्या है, साम्राज्य का जो शासक है वो सम्राट बन गया। तो कहते क्या है कि इसके लिए इनको जो है बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी पड़ती थी। निश्चित रूप से जब साम्राज्य बड़ा हो गया तो उनको अपनी रक्षा करने के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं रखना पड़ती थी, क्योंकि राजा ही से साम्राज्य बना है। पहले राजा होते थे, उन्होंने सभी वर्ती क्षेत्रों के राजाओं को जीत लिया तो इनका साम्राज्य बन गया, तो अब इनकी सुरक्षा इनको भी करना रहता था ना। नहीं करेंगे तो बगल वाला राजा जो या जो साम्राज्य स्थापित किया वो इन पर अटैक कर देता। ठीक, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता होती थी। अब क्या है,
कि कर नहीं इकट्ठा होगा तो बड़ा साम्राज्य चलेगा कैसे, अब तो छोटा राज्य है नहीं। तो जब कर की व्यवस्था के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। साम्राज्य का प्रशासन, अब देखिए राज्य की बातें, अब राज्य से हम साम्राज्य पे आ गए हैं। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। क्यों था? क्योंकि पाटलिपुत्र में ही राजा बैठता था, सम्राट बैठता था, इसलिए वो डायरेक्टली इसको कंट्रोल कर सकता था। फिर उसके बाद इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांवों तथा शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। मतलब क्या है, वो सीधे कह रहा है कि राजा यहाँ के अधिकारियों की स्वयं नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अब जैसे आज भी होता है कि टैक्स वसूली की जाती है, तमाम तरह के कर व्यवस्था हमारे देश में या विदेशों में भी है। कर इकट्ठा किया जाता था, जो कर नहीं करता था, इकट्ठा कर का जो समय से भुगतान नहीं करता था उनको सजा दिया जाता था। फिर अब देखिए दूसरा पॉइंट आ गया, संदेशवाहक। आज संदेशवाहक का मतलब ये होता है जो कि संदेश को एक दूसरे जगह से पहुंचाता है, लाइक के पोस्टमैन। लेकिन यहाँ पर थोड़ी व्याख्या इसकी बदल जाती है, इसको बहुत ध्यान देखिए कि यहाँ पर संदेशवाहक क्या कहते हैं। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नियंत्रण रखते थे। अब देखिए राजा ने जासूस नियुक्त कर दिया, उनके ऊपर भी संदेशवाहक नियुक्त कर दिया कि वो उनकी एक्टिविटी को ध्यान दें कि जो जासूस है वो क्या कर रहे हैं, वो भी राजा को सही सूचना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, जैसा कि आज भी होता है, स्टेट होता, भारत है तो भारत के अंदर कोई कहीं उत्तर प्रदेश है, कहीं बिहार है, कहीं कुछ है, लेकिन इनकी व्यवस्था अलग थी, उससे मत जोड़िएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया है। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अब देखिए क्या किया इन्होंने, कहा कि कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, तो इन्होंने क्या किया कि इनको कंट्रोल करने के लिए 3 क्षेत्र बांट दिए। ऐसा नहीं जैसे कि हमने कहा कि आज प्रदेशों को जो है राजधानियों से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन उनके बड़े बड़े छोटे प्रांत थे, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने केवल 3 जगह को सुनिश्चित किया था। तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ठीक है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जाता था। मतलब कहने का मतलब यह है कि कई बार कभी कभी मतलब यहाँ पर तो प्रांतीय राजधानी बना दिया गया था, राजा यहाँ पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे जगहों पर भी अपने बड़े अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था, लेकिन दूरी से वो उन पर कंट्रोल करता था, नहीं तो सख्त हो जाते, वो कहते मैं आपको मानने को तैयार नहीं हूँ। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त किया भेजा जाता था, ठीक है। राज्यपाल जो है, राज्यपाल वो राजा भाई गवर्नर राजकुमार क्या होगा, राजा का प्रतिनिधि होगा, इसलिए उनको राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। वो कह रहे हैं कि लेकिन लगता है कि ऐसा है, मतलब केंद्रीकृत शासन तो था, लेकिन केंद्र ने अपने नियम कानून को तो यहाँ पर स्थापित किया था, लेकिन स्थानीय जो चीजें थी वो उन पे भारी पड़ती थी और उनको ही वो लोग मानते थे। अब जैसे कोई कह दे कि भाई दिल्ली में तो ऐसा होता है, तो आप क्या कहते हैं कि चेन्नई में भी ऐसा करें, तो चाहिए चेन्नई में क्यों लोग करें, चेन्नई की व्यवस्था अलग है, दिल्ली की व्यवस्था अलग है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे। अब देखिए क्या है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत थे, प्रादेशिक जो केंद्र थे, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे।
यहाँ से वे जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, अब इन्होंने उस चीज़ों को कंट्रोल कर रखा था, जहाँ से उनको संसाधन संसाधन क्या था, कर भी मिलता था, क्योंकि आवागमन की सुविधा थी, महत्वपूर्ण था, इसलिए इस पर कंट्रोल ये किए रहते थे। और भेंट के रूप भी मिलते थे स्थानीय लोगों से, उसे इकट्ठा किया जाता था। भाई जो भेंट स्थानीय राजा देते थे वो इन्हीं रास्तों से इनको मिल जाता था। कर की व्यवस्था, मतलब क्या कि यातायात को इन्होंने सुविधाजनक बनाया था, उस पर हमेशा नियंत्रण रखते थे, जिससे कि इनको भेंट या कर वसूली करने में कोई समस्या ना होने पाए। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि, अब देखिए ये कोटेशन पूछ सकता है कि ये कहाँ पे लिखा गया है, तो ये कोटेशन जो कहाँ से मिलता है, कोट कहाँ किया गया है? अर्थशास्त्र में ये लिखा गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, क्या उत्तर पश्चिम कंबल के लिए तथा दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। देखिए कई क्वेश्चन है कि कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया, अर्थशास्त्र में कौन इसका लेखक है, कौटिल्य या चाणक्य जिसकी हमने बात किया, वो क्या कहते हैं कि उनके किताब में लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में भी इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना क्या है? जहां कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब देखिए कर क्या था, कर तो अनिवार्य था, कर तो अनिवार्य रूप से वसूला जाता था, लेकिन नजराना एक तरह से भेंट था। कर तो था लेकिन वो मतलब कि नियमित नहीं था, वो अस्थायी नहीं था, किसी समय मिल गया, नहीं मिला, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसका कहते हैं कि जो भी मिल गया वो मिल गया, अनियमित था ये। अब देखिए मेगास्थनीज ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें था, इसने वर्णन किया राजधानी का। तो इसके हर एक पॉइंट को देखिएगा कहाँ पर क्या है, क्योंकि कभी पूछा जा सकता कि ये किस चीनी यात्री ने इसका उल्लेख, किस तीर्थयात्री ने या किस दूत ने इसका उल्लेख किया है, या मेगास्थनीज की किस किताब, जैसे इंडिका उसने लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका में से लिखा गया है, किससे लिखा गया है, वो आपको डाल देगा फांसियान ने लिखा है, इसने लिखा है, क्योंकि तमाम चीनी यात्री भी आते रहते थे। अब इनको ध्यान से देखिएगा क्या है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, जो कि अलेक्जेंडर के साथ आया था, अलेक्जेंडर का जो सेनापति था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। उसने क्या लिखा है, अब देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, अपनी जो उसकी किताब इंडिका में लिखा हुआ है उसके बारे में वो कह रहा, जो भी वर्णन से भारत के बारे में किया है। अब देखिए कितना, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है, ठीक है, शोभा यात्रा, जैसा कि आज भी हम लोग देवी देवताओं का निकालते हैं। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है। देखो क्या है, प्रशिक्षित ट्रेंड तोते रहते थे जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। मतलब क्या है, देखिए वो एक तरह से इंटेलिजेंस का काम करता, ट्रेंड रहता था, जो कि बता देता था, उनके हिसाब से मालूम होता था कि राजा पर कोई खतरा तो नहीं आने वाला है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, उनकी सिक्योरिटी जो थी आर्म्ड वुमेन फोर्सेस के साथ थी, हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। अब देखिए कहता है कि इसको अगर हटा दिए से चीज़ें करीब सिक्योरिटी में जैसे आदमी होती, काफ़ी चीज़ें का हमारा तोते होते नहीं होते हैं, लेकिन वो कहता है 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे।
मतलब कहता है कि राजा की कोई पहचान ना हो जाए, कोई आक्रमण कर दे, किसी कमरे में राजा है, दो लगातार, एक आज सोया तो अगले रात तो कहीं दूसरे कमरे में सो सकते हैं, लेकिन लगातार 2 रात एक कमरे में कभी नहीं सोते थे, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। और कहते क्या है, और पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना के बारे में, यहाँ एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज, ये पॉइंट ये पूछा जाता है कितने बुर्ज के, उसने बताया है, गिना हुआ तभी तो लिखा बताया है, 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। कितना विशाल राजा प्रसाद था उसके उल्लेख कर रहा है। और कह रहा है कि 2 और 3 मंजिल वाले घर, एक नहीं, 2 नहीं, 1 4 नहीं, 5 नहीं, 2 या 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। लकड़ी और कच्ची ईंट देखिएगा, वो पक्की ईंट की बात नहीं कर रहा, पत्थर की बात नहीं कर रहा है। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। और कहता अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां के रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला करके दें। ये देखिए कि ये उसी कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, इसको मैंने आगे पढ़ा है, लेकिन अब ये पॉइंट जो है यहाँ के आगे चल रहा है, इसीलिए मैंने इसको बैक कर दिया है। ठीक, अब आता है अशोक एक अनोखा सम्राट, जिसकी चर्चा हमने शुरू में किया हुआ है कि अशोक एक अनोखा सम्राट। कहते हैं कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश के वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। पहले शासक अभिलेखों से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में किसमें है, ये को पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट। ज्यादा तक, नॉट एवरी, वो सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ देम। क्या इंस्क्रिप्शन किसमें है, दे आर फ्रॉम प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक, इन्हीं सब पॉइंट्स को आप हमेशा ध्यान भी दीजिएगा। अब देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, यही कलिंग युद्ध ने अशोक के पूरे जीवन को बदल दिया था। अशोक एक अभिलेख, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। कितने दिन बाद, जब वो राज्यारोहण हुआ उसके 8 साल बाद, वो कह रहा है कि 8 साल के बाद जो है मैंने कलिंग की विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय अगर 1 लाख लोग मारे गए होंगे तो क्या स्थिति रही होगी। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों क्यों दुख हुआ, तो उसकी वो बताते हैं कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, क्या कहते हैं, दासों तथा मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। उन्हें मार्मिक वर्णन किया है, कहा कि इसमें देखिए कोई भी अछूता नहीं है, जिनको कोई मतलब नहीं वो भी लोग मारे जा रहे हैं।
इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को उसका शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म मतलब धर्म, ठीक है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। उसने कहा धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीत लूं या जबरदस्ती मैं जीतूंगा तो भौतिक सुखों को पाऊंगा, लोगों का मैं दिल नहीं जीत पाऊंगा। अब देखिए यहीं पर उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। उसने कहा कि ये काफी अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। उसने कहा ये कि दिस शुड बिकम ए लेसन फॉर माई फॉलोअर्स या इन माई फोर्थ कमिंग जनरेशन, कि उनको भी लगे कि जिस तरह की गलतियां मैंने किया है वो मैंने तो गलती कर दिया, लेकिन आप उसका फॉलो मत करिए, आप उनका अनुसरण मत करिए, क्योंकि यह निश्चित रूप से एक अच्छी चीज नहीं है। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। अब जिस कलिंग युद्ध ने उसका पूरा जीवन बदल दिया उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है। उड़ीसा जो आज हमारे यहाँ उड़ीसा है उसी का नाम है, लेकिन वो तटवर्ती क्षेत्र था, ठीक है। तटवर्ती उड़ीसा का, पूरी उड़ीसा की बात हम नहीं कर रहे वर्तमान का, जो तट पे किनारे का था वो कलिंग राज था जहां पर जिससे लड़ाई हुई थी। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गया। ओ माय गॉड, हमने ये क्या किया, युद्ध तो मैंने जीत लिया लेकिन किस तरह के नरसंहार हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, ऐसा राज करने से क्या फायदा है, ठीक है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक। अब यह है कि अशोक के धर्म में लिखा क्या है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित भी हुए थे। अब जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखाता है कि बेटा इस रास्ते पर चलो, तो उसी तरीके से धम्म जो है अपनी प्रजा को, मतलब देखिए राज, अब वो प्रजा को पुत्रवत मान रहे हैं कि मैं एक पिता हूं और मेरी प्रजा मेरी पुत्र है, तो मेरा एक ये कर्तव्य है कि मैं उनको ऐसी शिक्षा दूं जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। और वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि देवता की पूजा करो या कर्म कांड करो, यज्ञ करो, ये करो, वो कुछ नहीं। ऐसी कई समस्याएं थे जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इनमें से कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र, देखिए अब इसका अधिकारी का नाम लिखे, धम्म महापात्र इंपॉर्टेंट, नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अब धम्म की शिक्षा के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति किया उन्होंने, धम्म महापात्र। और इनमें केवल लेकर आप देख लीजिए कि दास को छोड़िए शेष व्यवस्थाएं आज भी जो है समाज में होती रहती हैं। वो अशोक की निगाह में ये सब चीजें गलत थी। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, ठीक है। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। देखिए मतलब उन्होंने अधिकारी ऐसे भी नियुक्त किया
कि जो लोग पढ़ने जो निरक्षर थे उनको क्या समझ में आएगा कि राजा क्या कह रहा है। तो उसके लिए उसने क्या किया, ऐसे भी अधिकारियों की नियुक्ति कर दिया जो उनके पास जाकर के बताए कि राजा हमारा क्या कहना चाहता है। ठीक है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए, देखिए अब इन देशों को नाम है, सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका भी दूध बेचे। कहाँ का दूध बेचे, इनका नाम आप रखिए, याद रखिएगा, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका। ये क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब पूछा भी जाता है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों एवं जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ये देखिए सभी सामाजिक कार्य करवाए गए हैं जिससे जनता को कोई किसी भी तरह की समस्या न होने पाए। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। अब देखिए कहता है इस पत्थर की मूर्ति को देखिए, उत्कृष्ट पालिश की गई है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखिएगा आप, उसके बारे में पहले इस मूर्ति को आप देख लीजिए। ये बहुत ही चिकना, बहुत चमकने वाला है। कहते हैं उत्कृष्ट पालिश करने वाले, उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। ये मूर्ति क्यों इंपॉर्टेंट है, यह बिहार के रामपुरवा, कहाँ मिला है, बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे कहाँ रखा गया है, अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। ठीक। अब देखिए अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, तथा जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्म कांड किसी काम के नहीं है। ये कार्य अभी भी होते हैं, लेकिन अशोक का ये मानना था कि इस कर्म कांड से जो है कोई भी लाभ नहीं है। ये अशोक का मानना था। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं, अब वो कहते क्या हैं कि ये कर्म कांड से आपका कुछ भला नहीं होता। इस कर्म को कांड करने से आपके अंदर मानवीय गुणों का समावेश नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तब वो कह रहा है करना फिर क्या चाहिए। कहता ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना तथा ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। वो कहते हैं अगर ये सब आप करेंगे तो ये सब चीजें अच्छी हैं। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को एक दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। आज भी देखिए विश्व में तमाम जगह पे धार्मिक आधार पर मारकाट हो रहा है। एक दो देश दूसरे देश पर अटैक कर रहे हैं। आप इसराइल हमास का ही ले लीजिए, वहां पर क्या है कि तो ये सब जो चीजें पैदा हुई हैं ये धार्मिक मान्यताओं के विभेद के कारण पैदा हुई हैं। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोगों का ये मानना है कि हमारे धर्म में जो कहा गया है आपके धर्म में गलत कहा गया। वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपके धर्म में बिल्कुल गलत कहा गया, हमारी बात को मानिए। तो वो कहता है ये संघर्ष का कारण है, ये ही संघर्ष का कारण है। आप दूसरे के धर्मों को भी पढ़िए लेकिन उनकी बुराई मत करिए। देखिए कि उनके धर्म में मूल चीज क्या कही गई है, उसको ग्रहण करिए, उसको ग्रहण कर लीजिए, लेकिन उनकी बुराई कदाप मत करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये संघर्षों को जन्म देगा। और इस तरह का संघर्ष वर्तमान में हम देख रहे हैं जिसकी चर्चा हम अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते हैं।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मोपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं डॉट 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 और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी भाषा का मतलब दे आर नॉट टॉकिंग ऑफ द लैंग्वेज, भाषा मतलब कि वो क्या विचार उनके क्या है, ऐसे विचारों में की परिकल्पना करते हैं, ऐसे विचारों को प्रस्तुत करते हैं जिनको कि हम आसानी समझ सकते हैं कि अगर हम उनको समझें तो इस तरह के सांप्रदायिक वातावरण पूरे विश्व में फैला नहीं पैदा हो सकता है। ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्ष में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अ को ऐसे बनाया गया है, इससे मिलता जुलता इनके दो लाइन इन्होंने किया, यहाँ पर इन्होंने घुमा कैसे किया, एक लाइन मिला घुमा दिया। फिर देखिए इन्होंने भी अ को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया, बांग्ला बन गया। ब्राह्मिक लिपि ये है, देवनागरी में ये हो गया, मलयालम में भी देखिए कि इन्होंने अ को किस तरीके से घुमा दिया है, तमिल में भी देखिए तो आप देखें कि चारों एक दूसरे से मिलते हुए हैं। अब देखिए वो अन्यत्र की बात कर रहे हैं। अन्यत्र की बात यह है कि ये जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आज को पढ़ना आवश्यक है। भारतीय इतिहास का इसका मतलब नहीं है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण किया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? इसके बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। उत्तरी सीमा की, उत्तरी सीमा देखिए ये है इनका, है ना। अब इनकी सीमा इधर है, चाइना, देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक। पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। बताइए 2000 साल तो लगा ही होगा, क्योंकि इतनी लंबी दीवार उस जमाने में कोई इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी जो आज हमारे पास है। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, और ये भी है कि साम्राज्य की सीमा बदलती रही तो इन्होंने अगर प्लान किया कि हम ऐसे बनाएंगे, तो मालूम हुआ कि पहले इनका साम्राज्य ऐसे ही था, बाद में यहाँ तक फैल गया तो इन्होंने इसको ऐसे घुमा कर और चौड़ा कर दिया। फिर आगे मान लीजिए इनको मालूम हुआ कि नहीं साम्राज्य हमको ये साम्राज्य का छिन गया, तो उन्होंने साम्राज्य को छोटा कर कैसे कर दिया। क्यों? यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा किससे बनी हुई है? पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार के बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी करने के लिए बुर्ज बनाए गए। ये देखिए, कंट्रोल करने के लिए हर 100-200 मीटर पे एक तरह से जैसे पुलिस चेक पॉइंट होता है, आज भी होता है, कुछ कुछ दूरी पर पुलिस चेक पोस्ट होता है, उसी तरीके से बनाया था कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, इसकी बातें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। अब देखिए कि एक मैप बना हुआ है ना, ये मैप आपके किताब में बना हुआ है, तो इनमें अलग अलग रास्ते हैं, किस पे किसका कंट्रोल उसका सब उल्लेख किया गया है। जैसे ये है, दूसरा क्या आपका एक रास्ता ये है, किस पे किस कौन कंट्रोल करता था। तीसरा जो है आपका ये है। फिर देखिए चौथा आपका ये है, ठीक है। तो ये कहता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था, ये मार्ग का चाइना कंट्रोल करता था। फिर दूसरा ये मार्ग कृषाणों के नियंत्रण में था, कनिष्क तो यहाँ पर रास्ता है इनका, इस पे ये कंट्रोल करते थे। फिर तीसरा महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग आप देख रहे हैं कि समुद्री मार्ग आपका ये बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मार्ग ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में थे, वो फारस के शासकों, मतलब क्या है कि वो दिखा रहा है कि ये मार्ग बना करके कि ये कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे।
तो एक चीज देखिएगा कि मैंने तो आपको सरसरी निगाह ये नक्शा बना दिखाया, मानचित्र बताया है, लेकिन अपने मानचित्र पर इनको बना करके आराम से हर एक को अलग अलग डिमार्केशन करके अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी मैप से। इसको बनाइएगा अभी, क्योंकि इसमें सिल्क रूट हो गया, जैसे रेशम मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये भी दिखाता है कि कौन सा साम्राज्य किसको कहाँ से कंट्रोल करता है। इसलिए इसको आप खुद मानचित्र बना करके इसको समझने की कोशिश करिएगा, न कि केवल किताब में देख लिए कि ये लाइन ऐसे गई है, वो लाइन ऐसे गई है, ये लाइन ऐसे गई है। इससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होना है। अब देखिए कहता क्या है, चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। ठीक है। दक्षिण भारत के पत्तन, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मानचित्र में पोडका, दक्षिण भारत, देखिए पोडका ये कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कामेडू का यह रोमन नाम था। आर्कामेडू बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोमन यात्रियों ने जो है इसका उल्लेख जो आर्कामेडू के नाम से किया है। ये देखिए द टाइम्स एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किताब ये है, उसके बेस पर ये बनाया गया है। लेकिन इसमें मैं बार बार कर रहा हूँ, पोडुका का ये कहाँ पर है, कैसे, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत हमेशा ध्यान में रखिएगा आप। अब आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए नए राज्यों का उदय हुआ। जब मौर्य साम्राज्य का पतन होगा तो छोटे छोटे राजा आने लगे। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों पर 100 सालों तक हिंद यवन शासकों का शासन रहा, पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत पर। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर, फिर इसके बाद कौन से आते हैं, देखिए ये पश्चिम भारत तक आ गए। शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। ये सीथी जात के थे, जो कोई सीथी भी आर्यों का ही चक्कर था। अब वो कह रहे हैं आर्यों का ही वो था कि शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जबकि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिले जब तक की। अब देखिए कुछ राज्यों को तुलना कर रहा है, लेकिन अंतिम शासक की जो बात कर रहा शक, ये तब तक रहे जब तक कि महान गुप्त साम्राज्य से इनको पराजय नहीं मिली। इसी के बाद इनका पतन हो गया। शकों के बाद कुषाणों, ये भी काफी प्रसिद्ध रहे हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। ठीक है। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनापति, उत्तर तथा मध्य भारत के, देखिए ध्यान दीजिए कहां पर ये उभर रहे हैं। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और कर्ण वंशों की स्थापना तब तक चला जब तक कि लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने इस पे राजवंशों के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए इसमें बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें आप देखेंगे एक क्रोनोलॉजी मैंने बनाया हुआ है, जिससे कि आपको समझ आए किस राजवंश की स्थापना कब और किसके बाद हुई है और किसने किया है। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। पश्चिमी भारत पर देख रहे हैं, पश्चिमी भारत पर, यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था सातवाहन शासक, देखिए 400 साल तक रहे हैं। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश का हुआ, का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको लिख करके पॉइंट से समझना है, केवल इसमें कोई नई चीज ऐसी नहीं है, किसकी भी इसको बात कौन है। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों तथा चालुक्यों के बीच दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई।
इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे जिनके बारे में हम उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सबके साथ साथ अनेक परिवर्तन भी हो रहे थे, जिसमें सामान्य स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर की जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी भारत, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, मानचित्र 6 देखो, के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बात एक साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए ठीक है। अब देखिए, मुख्य वंशों की जो बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट, जिनकी वो बात कर रहा है, इसीलिए उसने उल्लेख किया। हिंद यवन सिक्का, कुषाण वंश, किसानों का सिक्का, फिर क्या है, शक सिक्का, फिर सातवाहन सिक्का। ये जो है, ये दक्षिण भारत के तरफ नहीं दिखे, ये इन राजवंशों के सिक्के को बारे में दिखा रहा है। और इनके बारे में मैं आपको कल यही नोट करना इसमें है हर कि कौन सा राजवंश किस क्षेत्र में बना है और किसके बाद आया है, कौन सा पूर्वोत्तर का है, कौन सा पश्चिमोत्तर का है, कौन दक्षिण राजा है, कौन किसके बाद आया, किसने किसको हटाया। इस तरह का मैंने बताया कि एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि अंतिम उसमें जो है, जिसकी मैं बार बार से चर्चा कर रहा हूँ, उन्होंने भारत के जो अलग अलग राज्य क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश उभर रहे थे मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में के बाद, वो कैसे उभरे, क्या हुए, कैसे हुए, कितने कार्यकाल थे, कौन उनका सबसे पहले उनका फाउंडर था, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो अब हम आशा करते हैं कि अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आप तब तक इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि क्रमबद्ध अध्ययन ही आपको चीज़ों को सिखा सकता है। एक चीज़ को छोड़कर दूसरे पे स्किप करेंगे, कूदेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। और विशेष रूप से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य की बात करता है, और मौर्य साम्राज्य के विखंडन के बाद तो तमाम राजवंश आए हैं, उनके बारे में एक विस्तृत विवरण बताता है। इसलिए मैप बना करके, मानचित्र बना करके, जो हमने दिखाया है कि एशिया के जो मार्ग हैं उनके बारे में पढ़िएगा, और साथ साथ सभी राजवंशों के बारे में स्टडी करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो की इंतजार करिए। टिल देन, बाय बाय। बाबू।